हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हैलो एरिन्स की रिएक्शंस को देखेंगे। हैलो एरिन्स हैलो एल्केन्स की तरह से ही 3 टाइप्स के रिएक्शंस देते हैं, यानी हैलो एरिन्स के रिएक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया। तो इन 3 तरह के रिएक्शंस में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। इसकी बात हम करते हैं। तो ये देखें कि ये जो एरिल हैलाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत मुश्किल से देते हैं, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हमको तब ये जानना होगा कि इसका रीज़न क्या है, इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। यानी इसमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रेक होने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये फैक्टर्स आपको बताएं, ये रीजंस बताएं। ये 4 हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट यानी अनुनाद प्रभाव। दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर बंध पर संकरण। ये देखना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कार्बन है इस पर कैसा संकरण है, ये देखना है। तीसरा फैक्टर जो है वो इनस्टेबिलिटी है। और चौथा फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इनस्टेबिलिटी का मतलब है अस्थायित्व, और इसमें है इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण। तो इन 4 फैक्टर्स में से सबसे पहले हम देखेंगे पहला फैक्टर यानी रिजोनेंस इफेक्ट। आपको बताएं कि हैलो एरिन्स में रिजोनेंस होता है। अब ये रिजोनेंस कैसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन पहले कर लेते हैं। ये हैलो एरिन है, इसमें हैलोजन एटम पर 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड तो पोलर है, ये ग्रुप -I ग्रुप है, यानी -I इफेक्ट शो करता है। लेकिन 3 लोन पेयर के कारण आवश्यकता पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेट कर जाता है, और रिंग के साथ यह कॉन्जुगेशन कहलाता है +R इफेक्ट या +R प्रभाव। तो ये कॉन्जुगेट कर जाता है, यानी इन दोनों में +R इफेक्ट ज़्यादा होता है -I इफेक्ट से। दोनों के रिजल्टेंट के कारण ये इसके कॉन्जुगेट करता है, और कॉन्जुगेट करता है तो आप देखिए कैसे ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा,
ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज और ये फ्री बॉन्ड्स। फिर आगे के स्ट्रक्चर्स में इसी तरह से शिफ्टिंग होगी। फिर ये नीचे वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और एक स्ट्रक्चर और अगर बना है, इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये इसकी शिफ्टिंग ऐसे हो गई और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और ये हैलोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इन 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से हम ये देख रहे हैं कि 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना यानी इसकी ब्रेकिंग जो होती है मुश्किल हो जाती है। ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण जो हैलोएरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत मुश्किल से देते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये फैक्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको थोड़ा सा हिंट कर दें, इसमें बताएं कि हैलोजन पर जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के साथ संयुग्मन यानी कंजुगेशन में भाग लेता है, ये प्लस आर इफेक्ट है और इसके कारण ये 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने और इसके फलस्वरूप इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मुश्किल हो गया या कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर कि दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर हमने बताया था आपको कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में जो कार्बन एटम है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। तो दूसरा फैक्टर है, सिंपली अगर केवल थोड़ा सा लिखे तो हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं यानी संकरण। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड देख रहे हैं, ये हैलोएरीन है, इसमें इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन होने के कारण इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो लगभग 33% होता है। और अगर हम हैलो एल्केन को देखें इस तरह से, अगर हैलो एल्केन बना लें और इसको अगर देखें तो इसमें जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। इसमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इस sp3 कार्बन के कारण या sp3 हाइब्रिडेशन इस पर होने के कारण थोड़ा ज़्यादा लेंथ वाला हो जाता है। इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसकी लेंथ कम हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि लेंथ का वेरिएशन इस sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस के कारण हुआ। ये s कैरेक्टर करता क्या है, इस s कैरेक्टर के कारण कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है इस बॉन्ड का वो कार्बन को शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात अगर करें तो इसमें हैलोएरीन के केस में ये बॉन्ड लेंथ 169 pm के लगभग होती है जब ये sp2 है। और अगर sp3 वाले में देखें यानी हैलो एल्केन्स की बात करें तो इस बॉन्ड की लेंथ होती है 177 pm होती है। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ कम हो गई
बॉन्ड लेंथ कम हो गई यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, और स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया तो रिएक्टिविटी कम हो गई। यानी हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस के कारण हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम हो जाती है। तो ये आपको बताया हमने। जो दूसरा फैक्टर क्या है, अब बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, जो है फेनिल कैटायन की इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व। तो तीसरे फैक्टर की बात करते हैं इनस्टेबिलिटी की। अस्थायित्व, तो ये जो फेनिल कैटायन बना रहे हैं हम, ऐसे देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये हैलोजन अटैच्ड है। अगर इसमें सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए, अपने आप आयरन हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब यहाँ चला जाए, तो शिफ्ट हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये जो रिंग रह गई इस कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये रिंग बना सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं डॉटेड, ये फेनिल कैटायन हो गया। अब इस फेनिल कैटायन में रिजोनेंस की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, या कह सकते हैं नहीं होती है, और नहीं होगी पॉसिबिलिटी तो फेनिल कैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए SN1 रिएक्शन इसमें बिल्कुल नहीं हो पाता है। SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो बताया कि फेनिल कैटायन अगर बना, स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, और स्टेबिलिटी कम हो गई तो इसके कारण ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये तीसरा फैक्टर हम लोगों ने देखा कि इनस्टेबिलिटी के कारण भी ये हैलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत कम देते हैं, या बहुत मुश्किल से देते हैं। लास्ट का जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कैसे दिखाएंगे, आप देखिए, ये हैलोएरिन है, इसमें जो हैलोजन है इसके पास 3 लोन पेयर है। ये लोन पेयर फ्री है कहीं डोनेट होने के लिए, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में होते हैं, वो भी डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी ये भी थोड़ा फ्री होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन जो होता है वो ज़्यादा काम करता है, और रिपल्सन जब ज़्यादा हो जाता है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल बहुत मुश्किल से इसके पास आ पाता है। इसलिए इसके कारण भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हमने आपको बताया, जिसमें शुरू के 2 फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं एक्वस NaOH से, और एक्वस NaOH के साथ ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं इसमें टेम्परेचर हाई होगा, ये 623 केल्विन, और जो प्रेशर है लगभग 300 एटमॉस्फेयर का। तो पहला ट्रीटमेंट ये हुआ, और दूसरा ट्रीटमेंट जो था वो AC ट्रीटमेंट होता है, जिसके कारण ये क्लोरोबेंजीन
फिनाल बनाती है, यानी जो प्रोडक्ट बना वो फिनाल है। हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करें और बाद में ऐसी ट्रीटमेंट करें तो हमको फिनाल मिलता है। अगर हम इस रिंग में कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ें, यही समझना है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे इस पैरा पोजीशन पर हमने ये नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, ये हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और तब ये रिएक्शन कराया हमने एक्वस NaOH के साथ और ये ऐसी ट्रीटमेंट किया तो इसमें जो टेम्परेचर लगता है वो 443 केल्विन लगता है। अब आप जस्ट देखिए प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा, ये OH हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये हो गया पैरा नाइट्रो फिनाल। अब यहां देख सकते हैं कि ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ दिया या माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया, इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण ये जो हैलोएरिन है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और जब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो ये रिएक्शन कम ही टेम्परेचर पर हो गया। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर कम लगा, रिएक्शन आसानी से हो गया। अगर इसी में हम थोड़ा वेरिएशन करें, आपको दिखाएं वेरिएशन के हिसाब से कि अगर हम इसमें ये जो ग्रुप है यहाँ वेरिएशन कर रहे हैं, जब वेरिएशन को ध्यान से देखिएगा, एक ग्रुप यहाँ पे है नाइट्रो, अगर इसके आर्थो पोजीशन पर भी हम एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, यानी दो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ गए, तो ये 2,4 डाइनाइट्रो हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसका रिएक्शन जब कराते हैं तो एक्वस NaOH के साथ यह 368 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल बनाता है। यानी देख रहे हैं कि दो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ गए तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जब और ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो कम ही टेम्परेचर पर सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया। अब अगर हम ये करें कि इसमें एक और ग्रुप जोड़ दें, देखिए इस आर्थो पोजीशन पर भी एक ग्रुप यहां जोड़ लेते हैं NO2, तो इस कंपाउंड का वैसे नाम है पिक्रिल क्लोराइड, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसको सिंपली हम वार्म कर दें, कुछ नहीं करना, वार्म करना है वाटर के साथ, और जब वार्म कर देते हैं हल्का सा तो इसमें ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसमें हैलोजन रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से इस तरह से, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाता है पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कि देखा हमने कि हैलोएरिन्स में जैसे जैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ते गए, रिएक्टिविटी बढ़ती गई, रिएक्शन टेम्परेचर कम होता गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर बातें समझ में आती हैं आपको तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। थैंक्स।